आज बेटा हमने फॉर्मेट के लिहाज से आज हमने 10th परक्विजिट इनकम फ्रॉम सैलरी का डिस्कस करना है, ग्रेचुटी फंड। और ग्रेचुटी फंड डिस्कस करने के बाद उसकी टैक्स ट्रीटमेंट डिस्कस करने के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी की वो आइटम्स जो फुली टैक्सेबल हैं या जो फुली एग्जैम्प्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिनकी फर्दर कैटेगरीज नहीं हैं। अभी तो आप देखें, आप जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना, उनकी फर्दर कैटेगरीज होती हैं कि भाई अकोमोडेशन है ना, तो अकोमोडेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं कि कुछ कंपनियां अकोमोडेशन अलाउंस दे देती हैं, कुछ फर्निश्ड और अनफर्निश्ड हाउस दे देती हैं, कुछ बिग सिटी में, कुछ स्मॉल सिटी में, कुछ जो है वो रेंट पे कर देती हैं मकान का। इसी तरह कन्वेंस के बारे में आपने पढ़ा जी, कन्वेंस जो है वो कुछ कंपनियां कन्वेंस अलाउंस दे देंगी, कुछ कंपनियां अपने मुलाजमीन को कार दे देंगी, और उस कार का बेनिफिट जो मकसद है वो भी डिफरेंट होता है जी हर कंपनी के हवाले से। फिर आपने मेडिकल के बारे में पढ़ा, फिर आपने प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ा, लोन टू एम्प्लॉय के बारे में पढ़ा। अब हम जो लास्ट परक्विजिट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी फर्दर ट्रीटमेंट्स हैं, उसके बाद हमने आज डिस्कस करना है जी वो आइटम जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जिनके बारे में सिर्फ एक एक ट्रीटमेंट है, या वो टैक्सेबल होंगी या एग्जाम्ड होंगी, या उनका कुछ हिस्सा टैक्सेबल और कुछ हिस्सा एग्जाम्ड होगा, जिसमें फर्दर कैटेगरीज नहीं होंगी। तो हम आज ग्रेचुटी फंड डिस्कस करने के बाद उनको स्टार्ट कर लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आज और कल कोशिश करेंगे हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो आज हमने सबसे पहले डिस्कस करना जी ग्रेचुटी फंड और उसकी टैक्स ट्रीटमेंट। ग्रेचुटी फंड और उसकी टैक्स ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है जी। पहले इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं जी। ग्रेचुटी फंड जो एक एम्प्लॉयर, ग्रेचुटी फंड जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए मेंटेन करता है, उसके बेनिफिट के लिए कि जब वो रिटायर हो जाए तो वो ये फंड अपने एम्प्लॉय को पे कर दे, ताकि एम्प्लॉय की फाइनेंशियल हेल्प हो सके। ये जो ग्रेचुटी फंड एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है, इस ग्रेचुटी फंड की टैक्स ट्रीटमेंट आज हमने सीखनी है। ये वो फंड है जो जिसका एक्यूमुलेटेड बैलेंस, जो इकट्ठी रकम एम्प्लॉय को मिलेगी ग्रेचुटी फंड की, जो उसके एम्प्लॉयर ने मेंटेन किया है अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। जब एम्प्लॉय को ये ग्रेचुटी फंड मिलता है, जब एम्प्लॉय को ये ग्रेचुटी फंड मिलता है, जो रकम मिलती है, हमने सीखना आज ये है कि उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने देखना चाहिए वो ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड है, सॉरी गवर्नमेंट ग्रेचुटी फंड है या प्राइवेट ग्रेचुटी फंड है, सरकारी इदारे का ग्रेचुटी फंड है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने ग्रेचुटी फंड मेंटेन किया हुआ है। सबसे पहला देखा जाएगा कि क्या वो गवर्नमेंट ग्रेचुटी फंड है या वो प्राइवेट ग्रेचुटी फंड है। बेटा गवर्नमेंट ग्रेचुटी फंड का मतलब ये है जो सरकारी इदारे अपने मुलाजमीन के लिए ग्रेचुटी फंड मेंटेन करते हैं। जो सरकारी इदारे अपने मुलाजमीन के लिए ग्रेचुटी फंड मेंटेन करते हैं, प्राइवेट हुकूमती इदारे, जिसमें मैंने बताया था वापडा भी है, रेलवे भी है, आर्मी भी है, पुलिस भी है। अगर ये सरकारी इदारे अपने मुलाजमीन के लिए ग्रेचुटी फंड मेंटेन करते हैं, तो इस ग्रेचुटी फंड की जितनी भी रकम एक एम्प्लॉय को मिलेगी, चाहे वो लाखों में हो चाहे करोड़ों में हो, इस ग्रेचुटी फंड की जितनी भी रकम मुलाजमीन को मिलेगी ये फुली एग्जैम्प्ट होगी, इस पर कोई टैक्स नहीं होगा, ये फुली एग्जैम्प्ट है। गवर्नमेंट ग्रेचुटी फंड अगर किसी एम्प्लॉय को मिल रहा होगा तो वो गवर्नमेंट ग्रेचुटी फंड जो है वो फुली एग्जैम्प्ट होगा।
गवर्नमेंट ग्रेचुटी फंड फुली एग्जाम्प्ट होगा। प्राइवेट ग्रेचुटी फंड, और अगर हुआ प्राइवेट ग्रेचुटी फंड, प्राइवेट इदारे अपने मुलाजमीन को ग्रेचुटी फंड दे रहे होंगे, अगर प्राइवेट इदारे अपने मुलाजमीन को ग्रेचुटी फंड दे रहे होंगे तो देखना पड़ेगा ये ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है। ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है। तो अगर गवर्नमेंट ग्रेचुटी फंड होगा तो फुली एग्जाम्ड होगा, अगर प्राइवेट ग्रेचुटी फंड होगा तो देखना पड़ेगा ये अप्रूव्ड करवा कर दिया जा रहा है या अनअप्रूव्ड दिया जा रहा है। मतलब टैक्स डिपार्टमेंट से इजाज़त लेकर, अप्रूवल लेकर उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके दिया जा रहा है, या अनअप्रूव्ड है, कंपनी ने किसी से इजाज़त नहीं ली हुई, किसी की रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल की हुई, अपने तौर पर कंपनी मेंटेन कर रही है। तो प्राइवेट में जब आना है तो फर्दर क्या देखना है, अप्रूव्ड है या अप्रूव्ड मतलब रिकॉग्नाइज्ड, जो टैक्स डिपार्टमेंट से इजाज़त लेकर मेंटेन किया जाता है। और अनअप्रूव्ड का मतलब क्या हुआ, अनरिकॉग्नाइज्ड, मतलब जो टैक्स डिपार्टमेंट से इजाज़त लेकर नहीं बनाया जाता। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है या अनअप्रूव्ड है, क्योंकि टैक्स ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करती है, टैक्स ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करती है। अगर अप्रूव्ड होगा तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, और अगर अनअप्रूव्ड होगा तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट है। बेटा अगर अप्रूव्ड होगा ना टैक्स डिपार्टमेंट से तो फर्दर ये देखना पड़ेगा कि ये अप्रूव्ड है किससे, फ्रॉम कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और फ्रॉम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। क्या कमिश्नर ने अप्रूव किया हुआ है या बोर्ड ने अप्रूव किया हुआ है। एफबीआर मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसके लिए सिंपली बोर्ड का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। टैक्स ट्रीटमेंट देखनी है ना हमने, तो उसके लिए ये चीज़ें देखना पड़ेंगी कि ये गवर्नमेंट ग्रेचुटी फंड है या प्राइवेट ग्रेचुटी फंड है। सरकारी इदारे ग्रेचुटी फंड मेंटेन कर रहे हैं या प्राइवेट इदारे। बड़े अटेंटिव होकर देखें ना, फिर घर जाके लिस्टेशन होती हैं। जब अटेंटिव यहाँ नहीं ना बैठे तो फिर घर जाके लिस्टेशन नहीं होती, फिर पता नहीं चलता 10% ऑफ बेसिक सैलरी लेना है या 10% आपने एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का लेना है। जब यहाँ पर ध्यान नहीं होता, बस आंखें खोल के बैठे होते हैं। मजाक नहीं कर रहा मैं। इस वजह से क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नहीं हुई कि घर जाके आपने यहाँ पे सही तरह स्टडी नहीं किया, यहाँ पे सही तरह फोकस ही नहीं किया, बस नोट करके चले गए। घर जाके पता चला यार ये अमाउंट किसका 10% लेना था, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या करना है, ये 1,50,000 लेना है या ये 10% लेना है, कौन सी अमाउंट लेनी है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ध्यान रखा करें यहाँ पर, अगर चाहते हैं कि क्वेश्चन खुद हो जाए, वरना न्यूमेरिकल में भी यही मसले होने हैं जो भी मसले हो रहे हैं। सही मैं बता रहा हूँ, जितनी इलिस्ट्रेशन मैंने आपको दी थी ना, एक में भी मसला नहीं होना चाहिए था असूली तौर पर। अगर यहाँ सही जो लेक्चर सुना होता, समझा होता, तो घर के लिए जो इलिस्ट्रेशन दी थी मैंने, एक में भी मसला नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो समझ लें आपने यहाँ पर लेक्चर सही तरह सुना ही नहीं। 100% बात है, कोई 1% भी डाउट नहीं है। मैंने इलिस्ट्रेशन दी ही वो थी जो आप कर सकते थे, जो हमने पढ़ी हुई थी। सारी चीज़ें जो पढ़ी थी सिर्फ वही इलिस्ट्रेशन दी थी आप। सिर्फ यहाँ पे भाई, यहाँ पे फोकस नहीं, सिर्फ आंखें खुली हैं, ध्यान नहीं है यहाँ पर। ध्यान से देखें शाबाश। गवर्नमेंट ग्रेचुटी फंड देखें, अभी तो मसला निकल जाएंगे ना ये वाले, जब प्रॉब्लम करनी है ना न्यूमेरिकल, जिसमें 20-21 प्रॉब्लम होनी है, 20-21 इश्यूज होने हैं, वहाँ जाके पता चलना है एक्चुअली। अभी तो एक एक करके दो करके डिस्कस कर रहे हैं ना, वहाँ सारी इकट्ठी हो जानी है। सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सारे मिक्स हो जाना है। असल समझ वहाँ जाके लगनी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ डेली बेसिस पे पढ़ा करें, डेली बेसिस पे फॉर्मेट याद किया करें, अगर चाहते हैं न्यूमेरिकल आपसे हो जाए। तो अगर गवर्नमेंट ग्रेचुटी फंड होगा तो फुली एग्जाम्ड है, अगर प्राइवेट ग्रेचुटी फंड होगा तो दो चीजें देखनी है कि अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है। और फिर अगर अप्रूव्ड है तो फर्दर क्या देखना है, कमिश्नर से अप्रूव्ड है या बोर्ड से अप्रूव्ड है। क्यों बोला, क्योंकि अगर कमिश्नर से अप्रूव्ड हुआ तो बेटा ये फुली एग्जाम्ड है। कमिश्नर से अप्रूव्ड हुआ तो फुली एग्जाम्ड है। कमिश्नर से अप्रूव्ड होकर ग्रेचुटी फंड अगर आपको मिला है तो फुली एग्जाम्ड है। लेकिन अगर आपको ये ग्रेचुटी फंड मिला है बोर्ड से अप्रूव होकर,
बताया होगा क्वेश्चन में, अप्रूव्ड बाय बोर्ड है या अप्रूव्ड बाय कमिश्नर है, तो फिर ये सारा एग्जाम्प्ट नहीं है, फिर ये एग्जाम्प्ट है अप टू ₹3 लाख, 3 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है, बाकी जितनी रकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। 3 लाख तक माफ है, टैक्सेबल नहीं है, 3 लाख से ऊपर जितना होगा वो टैक्सेबल है। तो ग्रेचुटी फंड, अगर गवर्नमेंट ग्रेचुटी फंड हुआ तो फुली एग्जाम्प्ट है, अगर प्राइवेट ग्रेचुटी फंड हुआ तो देखना पड़ेगा अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है। अगर अप्रूव्ड होगा तो फर्दर देखना पड़ेगा कमिश्नर से अप्रूव्ड है या बोर्ड से अप्रूव्ड है। कमिश्नर से अप्रूव्ड हुआ तो फुली एग्जाम्प्ट है, बोर्ड से अप्रूव्ड हुआ तो 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है। मिसाल के तौर पर किसी को 5 लाख मिल रहा है ना, तो 5 लाख में से 3 लाख माफ है, 2 लाख पर टैक्स हो जाएगा, 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। ये हो गया जी अगर अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है तो। उसके बाद है अनअप्रूव्ड। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो फिर भी सारा एग्जाम्प्ट नहीं है। फिर कितना एग्जाम्प्ट है? एग्जाम्प्ट अप टू 50% और 75,000 विच एवर इज लेस। अगर अप्रूव्ड ना हुआ, अनअप्रूव्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड हुआ, तो फिर ये 50% या 75,000 रुपया। 50% किसका? जितनी रकम है ग्रेचुटी फंड की, जितनी रकम मिल रही होगी ना उसका 50% लेंगे। मिसाल के तौर पे किसी को मिल रहा है जी 5 लाख, तो 5 लाख का क्या लें? 2.5 लाख आ गया। अगर किसी को 5 लाख मिल रहा है, किसी को 5 लाख मिल रहा है, उसका 50% लें, 2.5 लाख आ गया। 2.5 लाख और 75,000 में से विच एवर इज लेस। 75,000 कम है तो फिर 75,000 ही एग्जाम्प्ट होगा बस। अगर अनअप्रूव्ड हुआ तो क्या करना है? आपने ग्रेचुटी फंड की अमाउंट का 50% लेना है और 75,000 फिक्स है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये 3 लाख भी याद रखना पड़ेगा, ये 75,000 और 50% की रेशो भी याद रखनी पड़ेगी। ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं रोज़ कहता हूँ भाई याद करके आएँ, याद करके आएँ। डेली बेसिस पे पढ़ा करें, घर जाके फॉर्मेट डेली बेसिस पे याद करें। ये जितने दिन छुट्टियाँ की हैं ना, उतने दिन का फॉर्मेट गया, समझ लें आपका न्यूमेरिकल नहीं होने लगा। अगर आप उस फॉर्मेट को आप उतने दिन रिकवरी से याद नहीं करते, सही बता रहा हूँ, गया न्यूमेरिकल आपका। ये 10 परक्यूजिट्स गए पेपर में, इनमें से 2-4 तो लाजमी आने हैं। एक भी छोटी सी गलती हो जाए तो टोटल इनकम गलत हो जाती है। टोटल इनकम गलत हो जाए तो टैक्स की कैलकुलेशन भी गलत। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है टैक्सेबल इनकम निकालें और टैक्स पेएबल निकालें, वही गलत हो गया तो फायदा क्या हुआ? फिर पेपर की रिक्वायरमेंट ये है, एक पर्सन की इनकम आपको दी जाएगी, कहा जाएगा इसकी टैक्सेबल इनकम निकालें और इसका टैक्स पेएबल निकालें। अगर उसका आंसर ही गलत आ जाए, ना टैक्सेबल इनकम ठीक हो ना टैक्स पेएबल ठीक हो, तो नंबर किस चीज़ के देने हैं उसने? क्या ख्याल है? चाहे जितनी मर्जी तैयारी आपने की हो, एक चीज़ टैक्सेबल थी उसको एग्जाम्प्ट लिख दिया, एक चीज़ एग्जाम्प्ट थी उसको टैक्सेबल लिख दिया, टोटल इनकम गलत हो गई। इसलिए मैं बार बार रोज़ रोज़ कह रहा हूँ डेली बेसिस पे याद करें। अभी तो न्यूमेरिकल इकट्ठे हो जाने हैं, वहाँ जाकर आपने कहना सर ये बता दें जी दोबारा हमें। हालांकि सब कुछ पहले पढ़ा होना है, सारा फॉर्मेट मैंने पहले बता दिया होना है। सिर्फ ये कि ग्रिप नहीं ना होगी, साथ साथ तैयारी नहीं की होगी, तो न्यूमेरिकल की समझ ही नहीं आनी जाकर, जिसमें मुख्तलिफ तरह की इनकम इकट्ठी हो जानी है। अभी तो सिर्फ सैलरी डिस्कस कर रहे हैं ना, फिर प्रॉपर्टी भी आ जानी है, बिजनेस भी आ जाना है, कैपिटल गेन भी आ जाना है, अदर सोर्सेज भी आ जाने हैं, FTRs भी आ जाने हैं, टैक्स की कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं वो भी आ जाने हैं। इस वजह से बार बार कह रहा हूँ डेली बेसिस पे याद कर लें, याद कर लें। जितना भी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा उसमें से एग्जाम्प्ट कितना करना है, उसका 50% और 75,000 विच एवर इज लेस। तो ये ग्रेचुटी फंड की ट्रीटमेंट है। यहां पर जो लेंथी वाले परक्विजिट्स है ना इनकम फ्रॉम सैलरी के, वो तकरीबन कंप्लीट हो गए। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आइटम्स हैं इनकम फ्रॉम सैलरी की, फुली और पार्शली टैक्सेबल आइटम्स या फुली एग्जेम्प्टेड आइटम्स। तो अब आपने इसी फॉर्मेट में हेडिंग देनी है, फुली टैक्सेबल या पार्शली टैक्सेबल आइटम्स। ये इनकम फ्रॉम सैलरी की वो आइटम्स हम अब पढ़ने लगे हैं
जो या तो फुली टैक्सेबल हैं या पार्शली टैक्सेबल हैं, या ये मुकम्मल तौर पर टैक्सेबल होंगी या इनका कुछ हिस्सा टैक्सेबल और कुछ हिस्सा एग्जैम्प्ट होगा। लेकिन ये क्यों अलग से पढ़ने लगे हैं? ये 10 के बाद हम इनको पढ़ने लगे हैं। क्यों भला? इनकी फर्दर डिवीजन नहीं है। जैसे पेंशन की हमने 3 ट्रीटमेंट्स पढ़ी थी, ग्रेचुइटी फंड की देख लें, फर्दर ट्रीटमेंट है ना, कि ये देखें फिर ये देखें फिर इसमें फर्दर देखें अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड है तो फर्दर देखें कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से अप्रूव्ड है या नहीं। इस तरह की आइटम नहीं है, अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आइटम आ गई हैं। जैसा कि सबसे पहले है जी यूटिलिटी अलाउंस। ये क्या पढ़ रहे हैं भला हम? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब वो बेनिफिट्स जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब ये है ये सारे वो बेनिफिट्स हैं इन कैश और अदर देन कैश, कैश में या कैश के अलावा, ये वो बेनिफिट्स हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि वो जो बेनिफिट्स एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, क्या वो बेनिफिट्स टैक्सेबल हैं, एग्जैम्प्ट हैं, या उनका कुछ हिस्सा टैक्सेबल और कुछ हिस्सा एग्जैम्प्ट है। ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो अब हम बेनिफिट्स डिस्कस करने लगे हैं कि जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है वो या तो फुली टैक्सेबल होते हैं या वो क्या होंगे, फुली एग्जैम्प्ट। तो पहले हम इनको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बारे में जाएंगे। यूटिलिटीज अलाउंस। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यूटिलिटीज अलाउंस देता है। यूटिलिटीज अलाउंस क्या होते हैं? गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और टेलीफोन चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय के गैस के, वाटर के, इलेक्ट्रिसिटी के, टेलीफोन के एक्सपेंसेस हैं, पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर, कंपनी का मालिक। कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या सहूलत दे रही है कि आपकी गैस, बिजली, पानी की बिल हम देंगे, या उसको दूसरे लफ्जों में क्या कहा जाता है? यूटिलिटीज अलाउंस। अगर ऐसा कोई अलाउंस मिल रहा है, ऐसा कोई बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो दैट इज फुली टैक्सेबल। दैट इज फुली टैक्सेबल। समझ गए बात के नहीं? बेटा इसी की एक और शक्ल भी है। कंपनी आपको गैस, बिजली, पानी की सहूलतें देती है, उसका जितना बिल आता है ना, कंपनी आपसे वो नहीं लेती। कंपनी कहती है भाई आपने हर महीने बस 25,000 रुपया देना है। अब आप टैक्स पर्पस के लिए हिसाब लगाया जाएगा कि वो जो कंपनी आपको सहूलतें दे रही है ना, गैस, बिजली, पानी की, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है। मिसाल के तौर पे उनकी मार्केट वैल्यू बनती है 40,000, कंपनी आपसे महाना कितना ले रही है, तो वो जो 15,000 का फायदा हो रहा है ना, वो टैक्सेबल है। कैसे कैलकुलेट करना है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूटिलिटीज प्रोवाइडेड। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूटिलिटीज प्रोवाइडेड जितनी मार्केट वैल्यू होगी उन यूटिलिटीज की, जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गैस, बिजली, पानी की सहूलतें जो दे रहा है, उसकी जितनी मार्केट वैल्यू होगी वो कैलकुलेट की जाएगी। इसमें से वो रकम माइनस कर दी जाएगी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय
फॉर यूटिलिटीज। जितनी अमाउंट एम्प्लॉय अदा कर रहा होगा वो माइनस हो जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट बेटा टैक्सेबल हो जाएगी। आपको जो फेयर मार्केट वैल्यू, जो यूटिलिटीज प्रोवाइड की गई है ना, उनकी मार्केट वैल्यू बनती थी, मैंने बताया मिसाल के तौर पर 50,000 या 40,000, उसके लिए आप कितना पे कर रहे हैं? 25,000। 40,000 की यूटिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, आप पे कर रहे हैं 25,000। कितना फायदा हो रहा है आपको? 15,000 का। तो वो जो फायदा हो रहा है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो क्या करना है? यूटिलिटीज की वैल्यू लिखनी है, उसमें से जो आप अदा कर रहे हैं वो माइनस कर दें, तो जितना फायदा बाकी बचेगा वो टैक्सेबल हो जाए। उसके बाद है बेटा बेनिफिट्स हैं ये वाले जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लफज लिखा होगा माली, चौकीदार, गार्डनर, स्वीपर, कुक, ये इंप्लॉय के जाती मुलाजमीन हैं, पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉय के जाती मुलाजमीन हैं। माली, चौकीदार, ये लफ्ज इस्तेमाल होने हैं न्यूमेरिकल्स में, इसलिए बता रहा हूं। गार्डनर, स्वीपर, कुक, इनकी सैलरी कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर अदा कर रहा है। डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी कौन अदा कर रहा है? एम्प्लॉयर अदा कर रहा है। बेटा ये भी फुली टैक्सेबल। जितने एम्प्लॉय के डोमेस्टिक सर्वेंट्स होंगे, वॉचमैन, गार्डनर, स्वीपर, उनकी सैलरी अगर एम्प्लॉय पे करेगा, एम्प्लॉयर पे करेगा, तो ये फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके बाद बेटा लाइफ इंश्योरेंस, इंप्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस इंप्लॉय ने करवाई है, लेकिन उस लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ना, वो कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर, कंपनी दे रही है। तो ये इंप्लॉय को बेनिफिट हो गया और ये फुली टैक्सेबल है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का इंटरनेट यूजेज का जो बिल है वो एम्प्लॉयर ने अदा कर दिया। जाती कामों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया, उसने पैकेज लिया मोबाइल फ़ोन पर, घर में कोई नेट का कनेक्शन उसको मिला हुआ था। इंटरनेट यूजेज बिल, एम्प्लॉय का इंटरनेट है, उसको यूज़ किया है एम्प्लॉय ने, जाती कामों के लिए उसका बिल किसने अदा कर दिया? बिल जो है वो एम्प्लॉयर ने अदा कर दिया है। तो इंटरनेट यूजेज बिल जब रीइंबर्स होगा तो ये फुली टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए है, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए है, इस वजह से ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। membership fees of any club
मेंबरशिप फीस ऑफ एनी क्लब और जिम या किसी भी तरह की मेंबरशिप फीस है जो एक एम्प्लॉय ने अदा करनी होती है, लेकिन वो पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अदा करते हैं। एम्प्लॉय किसी क्लब का मेंबर है, उस क्लब की जो मेंबरशिप फीस है वो पे तो एम्प्लॉय ने करनी होती है, लेकिन अगर उसे एम्प्लॉयर अदा कर दे, उस मेंबरशिप फीस को अगर एम्प्लॉयर अदा कर दे तो वो फुली टैक्सेबल हो जाता है। मेंबरशिप फीस ऑफ एनी क्लब और एसोसिएशन जिसका मेंबर है एम्प्लॉय, उसकी मेंबरशिप फीस एम्प्लॉयर अदा कर दे, अगर मेंबरशिप फीस कौन अदा कर दे? एम्प्लॉयर, तो बेटा ये फुली टैक्सेबल हो जाए। इसके अलावा एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके बच्चों की एजुकेशन के लिए फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस देता है, बच्चों की तालीम के लिए फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस। फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज, जितना भी फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस मिलेगा फुली टैक्सेबल होगा। स्पेशल पे या पे इन ल्यू ऑफ लीव या लीव एनकैशमेंट। नोट्स आपको जब ये मिलेंगे प्रिंटेड नोट्स, इसमें और भी वर्डिंग इसके लिए इस्तेमाल हुई है, मैं बोल देता हूं उसे यहां पर। स्पेशल पे, पे इन ल्यू ऑफ लीव, लीव एनकैशमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव, लीव एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इन सब का मतलब ये है कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से छुट्टियां दी गई थी, लेकिन एम्प्लॉय ने वो छुट्टियां नहीं की। जब आपको छुट्टियां मिलें और आप वो छुट्टियां ना करें तो उनकी अमाउंट आपको रीपे कर दी जाती है, एनकैश कर दी जाती हैं, उनकी रकम नकद में अदा कर दी जाती है। दैट इज कॉल्ड पे इन ल्यू ऑफ लीव। छुट्टियां ना करने के बदले में उसकी पे हासिल कर लेना, उसकी रकम ले लेना। तो पे इन ल्यू ऑफ लीव जो है ये फुली टैक्सेबल है। पे इन ल्यू ऑफ लीव क्या है? फुली टैक्सेबल। उसके बाद बेटा क्वालिफिकेशन पे, एमफिल और पीएचडी अलाउंस। किसी को उसकी इजाफी क्वालिफिकेशन की वजह से एमफिल या पीएचडी अलाउंस मिलता है, उसको उसका नाम होता है क्वालिफिकेशन पे। मिलता वो एमफिल या पीएचडी की वजह से है। जैसे मैंने बताया कि एमफिल किया हो तो 5,000 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा मिलता है, पीएचडी की हो तो 10,000 पर मंथ एक्स्ट्रा मिलता है। दैट इज नेम्ड एज क्वालिफिकेशन पे। तो अगर किसी को क्वालिफिकेशन पे मिल रही है, एमफिल या पीएचडी अलाउंस मिल रहा है, तो बेटा वो फुली टैक्सेबल। किसी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर की जानिब से ये वाला अलाउंस मिल रहा है तो ये फुली टैक्सेबल है। उसके बाद कम्युनिकेशन अलाउंस। कंप्यूटर अलाउंस, सीनियर पोस्ट अलाउंस। किसी को कम्युनिकेशन अलाउंस मिल रहा है, किसी को कंप्यूटर अलाउंस मिल रहा है, किसी को सीनियर पोस्ट अलाउंस मिल रहा है। ये वो रकमें हैं, ये वो बेनिफिट्स हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे सकता है, दे रहा होता है। ये बेनिफिट्स फुली टैक्सेबल हैं।
ऑर्डरली अलाउंस या डेप्यूटेशन अलाउंस, ऑर्डरली अलाउंस या डेप्यूटेशन अलाउंस, एफिशिएंसी होनोरेरियम, ऑर्डरली अलाउंस, डेप्यूटेशन अलाउंस, एफिशिएंसी होनोरेरियम, ओवर टाइम पेमेंट, या पार्ट टाइम पेमेंट। देखिए ऑर्डरली अलाउंस या डेप्यूटेशन अलाउंस होता है जब इंप्लॉय को किसी ऑर्डर के तहत कोई इजाफी ड्यूटी दे दी जाती है, किसी ऑर्डर के तहत डिप्यूट कर दिया जाता है। जैसे गुजरांवाला का डायरेक्टर कॉलेजेस है ना, जब ये इनको रिमूव कर दिया गया तो क्या कहा गया, इजाफी चार्ज दे दिया गया कि भाई अब लाहौर का जो डायरेक्टर है वही गुजरांवाला का डायरेक्टर कॉलेजेस भी होगा थोड़ी देर के लिए, जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं होती। इसको कहते हैं ऑर्डर के जरिए आपको डिप्यूट कर दिया जाता है, एक से ज्यादा महकमों की जिम्मेदारी दे दी जाती है। जब आपको इजाफी ऑर्डर के तहत कोई इजाफी टास्क दिया जाता है, ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, तो उसके लिए इजाफी सैलरी भी, अलाउंस भी मिलता है। दैट अलाउंस इज कॉल्ड ऑर्डरली अलाउंस। इसी तरह एफिशिएंसी होनोरेरियम, इसका मतलब है अच्छी कारकर्दगी पर कंपनी की तरफ से जो अवार्ड मिलता है, जो आपको सहूलत, जो बेनिफिट मिलता है, एफिशिएंसी होनोरेरियम कहते हैं उसे, एजाज मिलना, होनोरेरियम। या परफॉर्मेंस अवार्ड, अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पे जो नकद परफॉर्मेंस अवार्ड मिलता है ना, कैश की सूरत में, अमाउंट की सूरत में, किसी एसेट की शक्ल में जिसकी वैल्यू होती है। एक तो ना एप्रिसिएशन मिल जाना, आपके लिए क्लैपिंग करवा देना, आपको अप्रिशिएट कर देना, आपको गिफ्ट बुके दे देना, यह है एफिशिएंसी ऑनरेरियम जिसकी मनी वैल्यू होगी। अगर ऐसी परफॉर्मेंस अवार्ड किसी को मिला है तो वो फुली टैक्सेबल है। इसी तरह ओवर टाइम या पार्ट टाइम के बदले में आपको जो काम, इजाफी काम करने के बदले में पैसे मिल रहे हैं, ओवर टाइम पेमेंट भी फुली टैक्सेबल है। ओवर टाइम पेमेंट भी फुली टैक्सेबल है। उसके बाद एडहॉक रिलीफ या स्पेशल रिलीफ अलाउंस। आप लोग अक्सर सुनते हैं जी बजट में ना, बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो गया। बेटा वो जो बजट में इजाफा होता है ना, दैट इज कॉल्ड एडहॉक रिलीफ, दैट इज कॉल्ड एडहॉक रिलीफ अलाउंस या स्पेशल रिलीफ अलाउंस। ये जो एडहॉक रिलीफ है ना, एडहॉक है आरजी बुनियाद पर तनख्वाहों में इजाफा। मैंने बताया था सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो मुस्तकिल इजाफा है ना, वो तो दिसंबर के महीने में होता है। मुस्तकिल इजाफा जो लाजमी होना होता है, जिसकी रेशो गवर्नमेंट ने तय की हुई है हर स्केल के लिहाज से। लेकिन जो बजट में इजाफा किया जाता है ना, ये आरजी इजाफा होता है। आरजी मतलब हुकूमत चाहे तो वापस ले सकती है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि तनख्वाहों में इजाफा रूटीन की इन्फ्लेशन से कम होता है ना, तो इस वजह से फिर उन्हें बजट में भी कुछ इजाफा दे दिया जाता है। आरजी अलाउंस इसको कहा जाता है। तो जितना भी आरजी अलाउंस, एडहॉक रिलीफ या स्पेशल रिलीफ अलाउंस मिलेगा, फुली टैक्सेबल होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट अलाउंस है। कोई खास प्रोजेक्ट एम्प्लॉय को दिया गया, उस प्रोजेक्ट पर उसने एफर्ट की वजह से उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया, वो जो प्रोजेक्ट अलाउंस है दैट इज फुली टैक्सेबल। लंच फैसिलिटी, अदर देन होटल एम्प्लॉयज, मुलाजमीन को लंच फैसिलिटी दे दी जाए या फ्री लंच या डिनर के कूपन्स दे दिए जाएं, क्या फलां होटल से जाकर लंच कर लें, डिनर कर लें अपनी फैमिली के साथ। अगर ये होटल के मुलाजमीन के अलावा, होटल के मुलाजमीन के अलावा
होटल के अलावा किसी और बिजनेस ने ये लंच फैसिलिटी या डिनर की फैसिलिटी दी होगी ना, तो दैट इज फुली टैक्सेबल। और अगर ये लंच की फैसिलिटी या डिनर की फैसिलिटी होटल के मुलाजमीन को दी जाए, डिनर या लंच की फैसिलिटी अगर होटल के मुलाजमीन को दी जाए, होटल के मुलाजमीन को, तो वो फुली एग्जाम्प्ट है। अदर देन होटल बिजनेस अगर ये फैसिलिटी दी गई है तो ये फुली टैक्सेबल। तो यहां तक आपका आज का काम है जी फॉर्मेट का। कल अभी हमने रिमेनिंग जो टैक्सेबल आइटम्स हैं उनको डिस्कस करना है इंशाल्लाह ताला, और फिर फुली एग्जाम्प्टेड आइटम्स की तरफ आएंगे। तो यहां पर ये लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं जी।